हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और इस चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की मैथ्स 2 की वन शॉट लेक्चर सीरीज को शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1। इस यूनिट में जैसे इसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, तो इस वाले यूनिट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें सिलेबस हमारा ये है: लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कॉची-यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ में। और इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं: एक रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, दूसरा नॉर्मल फॉर्म एंड तीसरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड चौथा है बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है। डेरिवेटिव किसका है? डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सेम इसी तरीके एक दूसरी अगर इक्वेशन देखें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में भी क्या प्रेजेंट है? डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर इसमें बात करें डिग्री एंड ऑर्डर की, तो डिग्री एंड ऑर्डर की डिफिनेशन होती है कि एक ऐसी इक्वेशन या इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जिस टर्म में प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है। ये होती है बात डिफरेंट ऑर्डर के बारे में। और डिग्री की बात की जाए तो इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म प्रेजेंट है उसकी पावर जो होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो ये हो जाएगी डिग्री। इसकी बात करें तो 1 और ऑर्डर बात करें तो 2। अगर इसी तरीके दूसरा एक एग्जांपल लें हम लोग, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ये बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका डिग्री एंड ऑर्डर अगर चेक करना हुआ तो हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा? इक्वेशन में एक हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का टर्म यहाँ लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या हो जाएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर देखें तो ये 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? 1 हो जाएगी। ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो जाएगी 1। बगल में हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है और उसकी पावर 2 है। तो हम हाईएस्ट पावर नहीं देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर और डिग्री के बारे में। अब हमारा सिलेबस शुरू होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अगर इसमें बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी जाती है जो होती है a नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस a1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी एन माइनस 2 y अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a n y इज इक्वल टू q, वेयर a नॉट
A1 A2 R कांस्टेंट, ये जो टर्म लिखे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए इसमें ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर तक गया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हो गई, और इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो गई nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक आपको ऑपरेटर बताते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी का जो होता है वो हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स के प्लेस में। तो अगर कैपिटल डी को रिप्लेस कर दें डी बाई डी एक्स से, तो डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल डी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट डी की पावर एन वाई प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वाई प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई प्लस ऐसे ही सेम ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखिए तो वाई वाई कॉमन दिख रहा है, तो मैं वाई पूरा बाहर ले लेता हूँ, तो ये बनेगा हमारा ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस डैश ए एन तक गया। फिर यहाँ से पूरा हमने क्या ले लिया है कॉमन, y, तो ये y हो गया। अब देखिए अंदर क्या लिखा है, ये किसका फंक्शन लिखा है, d का फंक्शन लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ d इनटू में क्या है y इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर एफ डी क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो ये दिया जाता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से। तो वेयर सी एफ क्या होता है, जैसे हमारे पास इक्वेशन हमने क्या बताई, फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, where CF is complementary function and PI क्या है, particular integral, particular integral। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जो ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें राइट हैंड साइड को जीरो करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब राइट साइड जीरो ना हो तब सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और इन दोनों को मैं एडिशन करके ऐड करके लिख देंगे तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसको बोलते हैं, जो भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है उसमें क्यू की वैल्यू जीरो करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जो क्यू जब प्रेजेंट होता है, क्यू को लेके हम लोग जो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते कैसे हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास हमने क्या बोला, q इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए हमारे पास फॉर्मेट कैसे होता है, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो हमने क्या कहा, क्यू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मेट में होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF होगा। तो अब CF निकालना है तो Q इज इक्वल टू जीरो ही होगा। तो हम CF निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए D को M से एंड Y को 1 से रिप्लेस करते हैं। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए D को M से एंड Y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो आएगा वो m के टर्म में आ जाएगा, इक्वेशन आएगी वो m के टर्म में आएगी। तो वो इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, रूट किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब q जीरो होता है तो निकाला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला कैसे जाता है, उसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन गिवन होगा उसमें d को m से रिप्लेस करेंगे एंड y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास एक m की इक्वेशन बनेगी। m की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो रूट मिलेगा। रूट के बेसिस पे हम लोग CF लिखते हैं। अगर व्हेन पहला केस बनता है व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट है, रियल है एंड डिफरेंट है। हमारे रूट कैसे मिल रहे हैं, m1 m2 m3 इस तरीके से मिल रहे हैं। तो हमारा CF जो होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। अगर 4 रूट्स आ जाएंगे तो e की पावर यहाँ पे लिख देंगे c4 e की पावर m4x, इस तरीके से। कब, जब रूट हमारे रियल एंड डिफरेंट होंगे। और यही सेम चीज जब रूट रियल भी हो
बट सेम हो, दो रूट सेम आ जाए, जैसे m1 एंड m2, m1 इज इक्वल टू 2 आ जाए और m2 इज इक्वल टू भी 2 आ जाए, तो यहाँ पे रूट तो रियल है बट सेम हो गए। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2 x ब्रैकेट के बाहर e की पावर m1x, और m1 m2 को दोनों एक मर्ज कर दिया। अगर यहाँ पे भी देखें यही सेम चीज हुआ है, यहाँ से e की पावर m1x को कॉमन ले लिया गया है और c1 प्लस c2 को बस ऐड करके x से मल्टीप्लाई करा दिया गया है c2 में। तो इस तरीके से लिखेंगे, और तीसरा रूट अगर डिफरेंट है तो उसको लिख देंगे c3 e की पावर m3x। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन लिखी थी, उसमें रूट आ गया 1 1 एंड 2, ये रूट आ गया अगर किसी इक्वेशन के, तो इसका CF लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2 x e की पावर m1, m1 की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस c3 e की पावर m2, ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू, ये m3 की वैल्यू, तो m3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2x। इस तरीके से सॉल्यूशन हम दे देंगे CF का अगर रूट ये आ जाता है। अब आगे बात करते हैं रूट कब, अगर वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक पेयर हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे m1 की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 की वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो CF कैसे लिखा जाता है, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस तरीके से। और यही जब टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, m1 की वैल्यू यही रहे, m2 की रहे और m3 सेम मिल जाए, अल्फा प्लस आई बीटा, m4 भी आ जाए अल्फा माइनस आई बीटा, ये भी मैच कर जाए, m1 m3 से मैच कर जाए, m2 m4 से मैच कर जाए, तब हम लोग रूट कैसे लिखते हैं, CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, वही जो अभी c1 प्लस c2 x लिखे थे सेम के लिए, तो वही लिख लेंगे ब्रैकेट में c1 प्लस c2 x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x sin बीटा x। तो ये हो जाएगा हमारा जब रूट दो पेयर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए अब एक नोट करने वाली बात है, ये जो c1 c2 आ रहे हैं किसी में c1 c2 c3 c4 तक जा रहा है, किसी में c1 c2 c3 तक ही गया है, तो ये कैसे पता चलेगा, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जो c1 c2 c3 लिखे जा रहे हैं ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये CF में तभी उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने में फंक्शन जो लिखा होता है हमारा एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसमें जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में प्रेजेंट होंगे। ये नोट वाली बात है। अब चलिए एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अगर इसमें बात किया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की लिखी गई है, ऑर्डर इसका क्या है 4 ऑर्डर है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट आने चाहिए। तो चलिए इसका CF निकालते हैं। अब देखिए इसमें पहले से ही दे दिया ये 0, तो हमको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, जब 0 नहीं दिया रहेगा तब 0 हम लोग बना लेंगे। तो अगर इसमें CF निकालना है इसका, तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करो तो ये m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, और y को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में n क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये रूट्स निकालने आते होंगे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर नहीं आता है तो आपके आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वहां से जाके आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया है रूट्स निकालने का। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या लिखा है, m स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दें तो ये m की पावर 4 बन जाएगी। सेम इसी तरीके n स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो n की पावर 4 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी दो होते हैं। तो इसी में इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे एक बार 0 से, तो पहली बार जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेम, ये फिर इसी आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बार m माइनस n m प्लस n, और इस वाले को क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो एक बार जब m माइनस n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू n आ जाएगा पहला रूट, और दूसरा m प्लस n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस n आ गया, ये दूसरा रूट होगा। तीसरे रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर बनेगा, और m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस n i आ जाएगा, n आयोटा। आई होप आपको ये पता होगा कि रूट में -1 लिखा होता है तो उसको आयोटा बोलते हैं। तो हमारे पास 4 रूट आ गए, कौन कौन से, एक m1 की वैल्यू n आई है, m2 की वैल्यू माइनस n आई है, m3 की वैल्यू क्या आई है प्लस n आई आया है, और m4 की वैल्यू क्या आई है माइनस का n आई आया। तो इसका CF क्या हो जाएगा, इसमें कितने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, 4 आएंगे। तो देखिए पहले दो रूट तो हमारे रियल हैं और डिफरेंट भी हैं, तो क्या लिखेंगे c1 e की पावर m1x, m1 की वैल्यू क्या है n, तो c की पावर c1 e की पावर nx प्लस c2 e की पावर माइनस nx, ये m2 की वैल्यू है। अब दो रूट कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा लगा है, तो इससे हमको पता चल गया इस आयोटा क्या है, और एक ही पेयर आया है प्लस माइनस ni आया है, मतलब अगर कंपेयर करें तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू n है, तो यहाँ इसका रूट क्या हो जाएगा e की पावर 0x प्लस c1 cos nx प्लस c2 sin nx, c2 sin nx। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, c1 e की पावर nx प्लस c2 e की पावर माइनस nx प्लस c3, ये c3 होगा, ये c3 होगा, ये c4 होगा, तो ये c3 क्योंकि c1 c2 तो यूज कर चुके हैं ना कांस्टेंट, c3 cos nx प्लस c4 sin nx, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब एक एग्जांपल और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करना है तो इसका भी पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d को m से y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करेंगे क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 और y को 1 लिख दिया तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर लेते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा m माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m माइनस 2 m माइनस 1। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक रूट आएगा 2 और ये दूसरा रूट आएगा 1। तो इसका CF क्या लिखेंगे, दोनों रियल हैं और डिफरेंट भी हैं, तो c1 e की पावर m1x, m1 की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिया तो c1 प्लस e की पावर x, और c2 ये इसको m2 ले लिया तो c2 e की पावर 2x। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि CF कैसे निकालते हैं। CF निकालने के लिए बस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को m से y को 1 से रिप्लेस कीजिए, जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स के बेसिस पे CF लिख लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग PI सीखने के लिए। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन जो होती है ये इस फॉर्म में लिखी होती है, d की पावर n a1 dn माइनस 1 a2 dn माइनस 2 डैश डैश an y इज इक्वल टू q। ये हमारे पास फंक्शन में होता है, f dy इज इक्वल टू q। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। तो PI का फॉर्मूला जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, PI इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है PI का, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, जो फंक्शन होगा d का उसको, और q जो होगा उसको लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे हम लोग PI निकालते हैं। अब PI के हमारे पास 5 केसेस हैं। हम लोग PI के कितने केसेस पढ़ने वाले हैं, 5 केसेस। तो पहला केस क्या है, PI किस पे डिपेंड कर रहा है, PI Q पे डिपेंड कर रहा है। अगर Q जो होगा उसी के बेसिस पे PI निकलेगा, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। तो यहाँ पे Q को हम लोग 5 तरीकों से रख रहे हैं। तो पहला, जब Q क्या हो, e की पावर ax हो तब सॉल्यूशन देखेंगे, और जब Q की वैल्यू sin ax प्लस बी हो या cos ax प्लस बी हो तब क्या सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके x टू द पावर m हो तब क्या होगा, x टू द पावर m हो या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही लिखा हो तब Q की वैल्यू तब हो, तब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे तो क्या होगा। और चौथा, e की पावर ax इंटू वी हो और v क्या हो, कोई भी फंक्शन हो x का, तो Q अगर ऐसा है तब हम लोग PI देखेंगे। और 5वां केस बनेगा Q कोई भी फंक्शन हो x का, तब कौन सा केस तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये 5 मेथड देखने वाले। तो चलिए एक एक मेथड को पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है हमारा, जब Q की वैल्यू क्या है, e की पावर ax हो तब हमारा लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू होता है, ये अभी पढ़ लिया। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, e की पावर ax है, तो यहाँ क्या बन गया 1 अपॉन एफ डी इंटू e की पावर ax। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल d को a से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, d को a से रिप्लेस कर देंगे। तो d को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ a e की पावर ax। यही हमारा आंसर होगा। व्हेन, कब होगा ये, जब f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, जब तक f ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। अगर 0 आ गई तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारा वो आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए लेट f ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा केस क्या है, केस फेल हो जाता है। अगर केस फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में PI क्या होगा हमारा, देन PI विल बी, देन PI 1 अपॉन f ऑफ f डैश d, क्या करेंगे 1 अपॉन f डैश d करेंगे, और क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्यों लिखेंगे। क्या करना है,
जब हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो एफ पी आई जो होगा हमारा 1 अपॉन एफ ऑफ डी करेंगे, मतलब जो ये होगा फंक्शन डिफरेंस, जो डी का फंक्शन लिखा होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी के रिस्पेक्ट में ही, और ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और इनटू में क्यों रहने देंगे, फिर से भाई ये चीज आ गया, तब फिर एक्स एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे क्यों की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर एक्स होगी। तो हमको क्या करना है, डी को फिर से ए से रिप्लेस कर देना है, तो डी को फिर से ए से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एफ ऑफ एफ डैश ए इंटू ई की पावर ए एक्स। जितनी बार ये 0 आता जाएगा उतनी बार यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे डिफरेंशिएट करते रहेंगे, इसी तरीके हमारा आंसर आएगा। ये हमारा पहला केस था, इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू ई की पावर 3x। तो यहाँ पे देखिए क्यों की वैल्यू क्या है, ई की पावर ax है, कंपेयर करें तो ई की पावर ax है, तो इसी बेसिस पे हमको लगाना है। तो ये हमारा केस 1 बना। इसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो क्या बनेगा, देखिए अगर ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो सी एफ प्लस पी आई होगा, हमने पहले ही बताया है कि ये सी एफ प्लस पी आई होगा, तो सी एफ पहले निकालते हैं। तो सी एफ के लिए क्या होगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, डी को एम से एंड वाई को 1 से रिप्लेस करिए। तो डी को एम से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, वाई को 1 से इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब CF निकालते हैं तो क्यों क्या होता है, 0 होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका रूट निकालने हैं, रूट निकालेंगे भाई, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे, लगाएंगे तो 2m माइनस एम प्लस 2, सेम वही रूट आएगा, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा, m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m1 की रूट क्या आ गया, m1 1 आ गया और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो CF क्या होगा हमारा, e की पावर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अभी यही रूट निकाले थे, कैसे है रूट हमारे, रियल है डिफरेंट है, तो जब रियल और डिफरेंट होते हैं तो कैसे रूट लिखा जाता है, सॉरी CF कैसे लिखा जाता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। इसी तरीके से तो इसी तरीके लिख दिया यहाँ पे। अब pi की बात है, CF तो निकाल लिया, pi निकालने के लिए क्या करते हैं, pi के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यों, तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, ये जो फंक्शन है डी का पूरा यही लिखना है। तो डी का फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू में क्यों क्या है, ई की पावर 3x। तो अब हमको क्या करना है, हमने क्या बोला, जब ऐसा केस मिलेगा तो क्या करना है, डी को ए से रिप्लेस कर दो, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 से रिप्लेस कर देंगे डी को। तो डी को 3 से रिप्लेस करिए तो क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 2 इंटू ई की पावर 3x। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस का 9 प्लस 2 ई की पावर 3x। इसको 9 प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2 ई की पावर 3x। अब ये क्या आ गया, हमारा पी आंसर आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकल गया। अगर यहीं पे ये सॉल्व करने के बाद नीचे 0 बन जाता है तो क्या करते, केस फेल हो जाता। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कराते और ऊपर x की मल्टीप्लाई कराते। x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही मल्टीप्लाई कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पे e की पावर 3t लिखा होता तो t से मल्टीप्लाई कराते, z लिखा होता तो z से मल्टीप्लाई कराते। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। तो यहाँ क्या आ गया, 1/2 ई की पावर 3x। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू क्या आई है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI की वैल्यू क्या है, 1/2 e की पावर 3x y। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और यही आएगा हमारा आंसर इस इक्वेशन का। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा कि जब q इज इक्वल टू e की पावर ax होता है तो कैसे निकालते हैं। अब चलिए केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड की अगर बात आती है तो केस सेकंड में क्या है कि व्हेन q इज इक्वल टू क्या होगा, sin ax प्लस b होगा या cos ax प्लस b होगा। जब हमारे पास q क्या दिया हो, sin ax प्लस b या cos ax प्लस b, तब हम लोग pi कैसे निकालते हैं। pi निकालने के लिए 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे sin ax प्लस बी लिखेंगे या cos ax प्लस बी लिखेंगे, जो भी होगा वो लिख लेंगे। तब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें डी स्क्वायर को चेंज करते हैं। डी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस बाहर रहेगा, पहले ए स्क्वायर कर लेंगे साथ में माइनस लिखेंगे। तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से। डी की पावर 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, ए की पावर 4 से। ऐसे ही आगे सेम रिप्लेस करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर रहेगा। हम लोग यहाँ मान लेते हैं जो हमारे पास फंक्शन मिलेगा डी का वो कैसा रहेगा, डी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए का स्क्वायर बनेगा और साइन ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। ये होगा आंसर। अगर यही सेम चीज यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए,
यहाँ ये तो आंसर तब होगा जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लीजिए ये हो जाता है लेट, ऐसी कंडीशन आ जाती है f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तब पी जो होगा हमारा क्या करेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे क्या करेंगे, जो फंक्शन लिखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। तो f ऑफ d स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया और साइन ax प्लस बी मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। जब ऐसे कर लेंगे फिर से वही काम करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे एफ डैश माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। और अब ये हो जाएगा आंसर। जब ये कब होगा, जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या देंगे हम लोग, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। देखिए हमने पहले बताया एक ऑपरेटर डी होता है, उस डी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है उसको हम लोग लिख लेंगे कैपिटल डी, तो कैपिटल डी लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और पूरे से y को बाहर ले लिया तो पूरा y बाहर हो जाएगा, तो साइन 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करें तो साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब इस फॉर्म में आया तो ये कौन सा केस बना, केस नंबर 2 बना पी आई का। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या निकाल लेते हैं, सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी को m से, y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो डी को m से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये वाली इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x लिखा है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 0, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सी एफ निकाल रहे हैं। और सी एफ क्या बोलता है, सी एफ वही सॉल्यूशन देता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन में आरएचएस की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेंगे, m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, m प्लस 2। और अगर आपको रूट्स निकालने नहीं आते हैं तो आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रही होगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और मैंने अच्छे से वहां पे आपको सारे इक्वेशन के रूट निकालने बता दिए हैं। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, -1 एंड -2। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ विल बी c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। वाई, बिकॉज आवर रूट्स इज -1 एंड -2, दे आर different and real, so CF will be C1 e की पावर -x and C2 e की पावर -2x। तो ये हो गया। अब आगे हमको क्या निकालना है, PI। तो PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ d स्क्वायर इंटू में साइन ax प्लस बी साइन 2x लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो हम पहले फंक्शन को पुट करते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू साइन 2x। अब क्या करना है, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से, और ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4 से, मतलब डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -4 से। तो रिप्लेस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और डी को तो रिप्लेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैंने तो केवल ये बताया ना कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, डी की पावर 4 को रिप्लेस कर सकते हैं, डी की पावर 8 को रिप्लेस कर पाएंगे, डी की पावर 6 को रिप्लेस कर पाएंगे, बट हमारे पास डी को रिप्लेस करने का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग डी को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर को रिप्लेस किया -4 प्लस 3d एज इट इज प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचा साइन 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3d माइनस का 2 साइन 2x। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं। दो मेथड कैसे, एक फॉर्मूला होता है 1/d माइनस a का, इससे सॉल्व कर लेते हैं, या रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन इजी पड़ेगा तो रैशनलाइजेशन करेंगे, जो चीजें लिखी होती है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3d प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d माइनस का 2 और 3d प्लस का 2 इंटू में क्या चल रहा है साइन 2x। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी बन गया। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, यह भी एक देखिए आइडेंटिटी बताया था ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो वही चीज यहाँ पे बनी ना, 3d माइनस का 2 3d प्लस का 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3d का स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9d स्क्वायर आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगा। इंटू में क्या है साइन 2x है, और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 3d प्लस 3d माइनस का 2।
सॉरी 3d प्लस का 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब देखिए डी स्क्वायर यहाँ मिल गया हम लोगों को, तो डी स्क्वायर मिल गया तो क्या कर देंगे? डी स्क्वायर की वैल्यू -4 से रिप्लेस करेंगे। अभी देखा तो यहाँ पे क्या है 3d प्लस 2 अपॉन में -4 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू -4 और साइन 2x। और देखिए इस d का क्या है, इसमें अब साइन 2x का मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस d का मतलब क्या है, इस d का मतलब है d बाई डी एक्स। और d बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, x के जो भी वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई हो रही है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यही तो मतलब होता है d बाई डी एक्स का। तो वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो साइन 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और d का मतलब है d बाई डी एक्स साइन का 2x प्लस 2 साइन 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 36, 9 4 36 -36 -4 तो माइनस का 40 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, टोटल आंसर 3 साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ये, और cos 2x प्लस 2 साइन 2x अपॉन में -40, ये आ जाएगा हमारा टोटल पीआई। ये आ गया पीआई और ये आ गया सीएफ, और इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं, ये देखिए इसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या है cos ax है, तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 y इज इक्वल टू cos ax इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसका सॉल्यूशन अगर देना है तो CF प्लस PI निकालना है। अभी देखिए जस्ट इसको ऊपर निकाले थे m की पावर 4 a की पावर 4 में, तो इसके 4 रूट्स बनेंगे ना, एक तो बनेगा a फिर माइनस a फिर प्लस माइनस ai, तो इसका अभी रूट्स निकाला था ना ऊपर शुरू के एग्जांपल्स में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप CF इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax प्लस C3 cos ax प्लस C4 sin ax। ठीक, ये आ गया। अब इसका PI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f ऑफ d इंटू में cos ax, d की f ऑफ d क्या है d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 cos ax, तो d की पावर 4 क्या है, d की पावर 4 को किससे रिप्लेस करेंगे a की पावर 4 से, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है खुद a ही है, तो यहाँ पे a की पावर 4 से रिप्लेस कर दिया, a की पावर 4 माइनस में cos ax। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ गया नीचे 0 आ गया, और नीचे 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा केस फेल हो जाएगा यहाँ पे। और जब केस फेल हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसीलिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था थोड़ा अच्छे से, कि यहाँ पे केस क्या हो गया फेल हो गया, और केस फेल हो गया तो पीआई के लिए क्या करते हैं x का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका मल्टीप्लाई कराएंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें f ऑफ डैश डी f डैश डी cos ax, तो डिफरेंशिएट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4d क्यूब आ जाएगा, और a की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा d के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा cos ax, तो क्या कर देंगे x अपॉन 4d इंटू डी स्क्वायर कर लेते हैं, d इंटू डी स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर d स्क्वायर को तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो d स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे x 4d माइनस का a स्क्वायर इंटू cos ax। फिर आगे देखें तो x अपॉन माइनस का 4a स्क्वायर और d लिखा है 1 अपॉन d क्या होता है, देखिए 1 अपॉन d मतलब क्या है d बाई डी एक्स का अपोजिट, और d बाई डी एक्स का अपोजिट क्या होता है इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1 अपॉन d का मतलब क्या है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका cos ax का, तो cos ax का इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार तो क्या आ जाएगा x अपॉन 4a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, cos ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin ax अपॉन a, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर x sin ax अपॉन माइनस में रहेगा ये 4a क्यूब, ये आ जाएगा हमारा टोटल पीआई। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और केस 2 भी क्लियर होगा। कोई भी चीजें आपको कंफ्यूज होगी करती हैं तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं केस 3 पे। केस 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है व्हेन q इज इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर m, और q की वैल्यू क्या हो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तब हमारा लोग का पीआई निकालना है। तो पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन एफ डी, एक जनरल फॉर्मूला होता है, इंटू क्यू। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या है x टू द पावर m है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू में होगा x टू द पावर m, इस तरीके से। तो हमारे पास मान लीजिए
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ डी होगा, मान लीजिए डी क्यूब प्लस 2d² प्लस 4 है। ये मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, तो मैंने इसको ले लिया कि डी क्यूब प्लस 2d² प्लस 4 ये फंक्शन होगा डी का, इनटू में x⁴m है। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसमें जो लोवेस्ट पावर ऑफ डी लिख दे रहा हूं, लोवेस्ट पावर ऑफ डी को कॉमन लेना है। वो पावर ऑफ डी किसको कॉमन लेना है, इसमें से लोवेस्ट पावर ऑफ डी। और लोवेस्ट पावर ऑफ डी इस टर्म में क्या लिखा है, 4 के पास है, क्योंकि डी की पावर 0 होगी, उससे ज्यादा लोवेस्ट पावर तो है नहीं किसी की, तो डी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर किसके पास है, 4 में। तो किस टर्म को कॉमन लेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेंगे, अदरवाइज सबसे लोवेस्ट पावर ऑफ डी को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पावर डी का है 4 है, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, डी क्यूब प्लस 2d² अपॉन में 4 प्लस 1 ये बचेगा, इनटू में x⁴m। तो इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा। तो हम लोगों को इस तरीके का फॉर्म में क्या करना है कि इसको ऊपर ले चल के इनवर्स में बना देंगे। इनवर्स में कैसे, 1 प्लस डी क्यूब प्लस 2d² अपॉन 4 का इनवर्स इनटू में x⁴m। इस तरीके से लिख सकते हैं इस बात को, जो यहाँ पे नीचे लिखा था। आपको ये पता होगा कि 1/x लिखा है, तो हम लोग इसको x इनवर्स भी लिख सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे किया, तो हमारे पास इस तरीके का फॉर्म बन गया। और इस तरीके का फॉर्म बन गया तो हमें देखिए यहाँ पे क्या बना है, एक बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, 1 प्लस x की पावर -1 का। तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस केस में कि 1 प्लस x⁻−1 का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस का x की पावर 4, इस तरीके से। और दूसरा जैसे मान लीजिए 1 माइनस x की पावर -1 मिल गया, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस का x प्लस का x² प्लस का x³ प्लस की x पावर 4, इस तरीके से। तो ये दोनों बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इस सीरीज को ओपन करेंगे, और सीरीज को ओपन करके क्या करेंगे, x⁴m को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ओपन कर दिया, तो यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा, x⁴m को इस सीरीज को ओपन करेंगे तो ये सीरीज क्या आ जाएगी, 1 माइनस x आ जाएगा। तो माइनस x क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे है d³ प्लस 2d² अपॉन 4। फिर आगे ओपन करेंगे तो प्लस का x², तो x² क्या है, d³ प्लस 2d² अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ऐसे ओपन कर देंगे एक सीरीज को, फिर x⁴m को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट केस 3 का मेथड का। तो चलिए एक एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये d² माइनस 3d प्लस 2y पूरे से कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF निकालना है। अब CF निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, d को m से, y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। तो m² माइनस का 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, सेकेंड में -1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 बना। तो रूट्स हमारे क्या आ जाएंगे, m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और m2 की वैल्यू आ गई 1। अब या m1 1 मान लीजिए, m2 2 मान लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसका CF अगर लिखेंगे तो CF विल बी, रूट्स कैसे आए हैं, रूट रियल है एंड डिफरेंट है, तो CF विल बी C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो CF हो जाएगा हमारा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। हमने यहाँ पे इसको m2 ले लिया, इसको m1 ले लिया, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x हो गया। तो ये हो गया हमारा CF। अब हम लोग निकालेंगे PI। तो PI कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास जर्नल पता है हमको, 1/f ऑफ d इंटू क्यू। तो 1/f ऑफ d क्या हमारे पास, d² माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू में क्यू क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, क्या कंसेप्ट पढ़ा कि इसका क्या करना है, जो f ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d लिखा है, इसमें से
सबसे लोवेस्ट पावर ऑफ डी को कॉमन लेना है। तो सबसे लोवेस्ट पावर ऑफ डी वाला टर्म क्या है, 2 है, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3 डी बाई 2 इस तरीके से बचेगा यहाँ पे, और इनटू में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये रहेगा। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे टर्म लिखी है इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले चलेंगे तो इनवर्स की पावर लग जाएगी, तो इनवर्स की पावर लगा देंगे तो डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन का 2 की पावर माइनस 1 और इनटू में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर देंगे सीरीज, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इस तरीके से। तो इसको ओपन करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म लिखेंगे सीरीज के वो डिसाइड करेगा जो हमारा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, तो 2 टर्म्स यहाँ पे ओपन होंगे, तो 2 टर्म ओपन करेंगे 2 पावर तक की टर्म को। तो पहला टर्म क्या है 1 माइनस, दूसरा टर्म है x, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन का 2 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन का 2 होल स्क्वायर। इतने ही टर्म ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे डी के साथ में तो डिफ्रेंसिएशन के बाद वो टर्म 0 हो जाती है, तो इसलिए उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, अब इसको टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में, तो 1 में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज ऐसे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 1। अब यहाँ ओपन करेंगे तो ये ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास d की पावर 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 सॉरी 2x प्लस 1, फिर प्लस का रहेगा 9 डी स्क्वायर अपॉन में सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, क्यों 4 आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9/4 डी स्क्वायर b का स्क्वायर कर रहे हैं ना, a प्लस बी का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab माइनस है, सॉरी माइनस है तो माइनस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 2ab करेंगे तो 6d अपॉन का 4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये आएगा हमारा टोटल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, d का मतलब क्या होता है, d जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग उसका मतलब है d/dx, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या लगा है डी स्क्वायर मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और तीसरी बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2 को तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे पहला डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2 आया, दूसरा 2 आया और तीसरा क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो माइनस का 1/2 और इसको सॉल्व किया डी स्क्वायर इसके साथ में पूरा, तो आंसर क्या आया है 2 प्लस में 3/2। अब डी अकेले है मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस का 2। अब यहाँ पे d की पावर 4 है, तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा टर्म ओपन नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी 2 और डिफरेंशिएशन कितने टाइम हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ पे क्या बचा 9/4 डी स्क्वायर मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा तो आंसर क्या आएगा 2, तो आंसर आ गया 2 माइनस का 6d क्यूब आएगा, यहाँ पे देखिए 6d क्यूब आएगा, 2ab है ना, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है डी स्क्वायर है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 3d है, तो 6d क्यूब आएगा, तो 6d क्यूब आएगा तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि तीसरे टाइम में ये डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है,
तो ये आ जाएगा। तो हमारा टोटल पी आई का आंसर जो मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 अकेले बचा, प्लस का 2, यहाँ से 2 से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा 3x प्लस 1 प्लस 9/2, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस -1 कैंसिल हो गया, ये 3x और ये 2x, तो मिलके क्या बन गया 5x, और यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 9/2, तो ये सॉल्यूशन आगे बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे 3 प्लस 9/2 को, यहाँ कितना आ जाएगा 15/2, 3 2 जा 6 प्लस 9 करेंगे तो 15/2, तो ये आ गया हमारा पी आई। अब टोटल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की वैल्यू यहाँ निकाले हैं तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, और पी आई की वैल्यू क्या आई है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15/2, ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर। और ये केस नंबर 3 था, तो ये भी इजी केस होता है और कभी कभी 2 नंबर में सवालें यहाँ से बन जाती हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 क्या होता है, व्हेन q इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू वी हो, और v क्या होता है हमारा, कोई भी फंक्शन हो x का, तो हमारे पास q क्या हो, कोई भी फंक्शन f ऑफ x हो, उसके साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर ax मल्टीप्लाई हो, तब हम लोग पी कैसे निकालते हैं, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू, मीन्स हमारे पास ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, तो 1/f ऑफ d इंटू e की पावर ax इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इस तरीके का अगर फॉर्मेट मिलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर f ऑफ d जो फंक्शन ऑफ d लिखा है उसके राइट साइड में क्या लिखा है e की पावर ax, तो हम लोग इस राइट साइड से इसको कहां शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में, तो e की पावर ax को शिफ्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में, और जब शिफ्ट करेंगे तो d को d प्लस a से रिप्लेस भी करेंगे। देखिए एक ही साथ 2 काम करना है, क्या करना है कि जो फंक्शन ऑफ d लिखा है उसके राइट साइड में e की पावर ax लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे e की पावर ax को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, और जब e की पावर ax को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे होंगे तो उस समय f ऑफ d में d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, तो हमारे पास पी आई क्या बनेगा, e की पावर ax तो शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, और हमारे पास फंक्शन बन जाएगा f ऑफ d प्लस a का, और v एज इट इज बनेगा। तो अब हमारे पास जो v होगा, v हमारे पास या तो केस 2 बनेगा, केस 2 बचेगा, या केस 3 का बचेगा, या केस 2 या केस 3 या केस 1 बच के सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है इसका, हमको कुछ नहीं करना है, फिर e की पावर ax को एज इट इज छोड़ देंगे, 1/d प्लस a इंटू वी को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है AKTU में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, d को m से, y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट चेक करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 आएगा, कैसे, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन गया, तो m की वैल्यू आ गई 2,2। और कैसे रूट्स आए हैं, रियल एंड डिफरेंट आए हैं, सॉरी रियल एंड सेम आए हैं, तो इसका CF क्या हो जाएगा हमारा, c1 प्लस c2 x e की पावर m1x e की पावर mx। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू c1 प्लस c2 x e की पावर 2x, तो ये आ जाएगा हमारा CF। अब हम लोग निकालेंगे पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू, तो 1/f ऑफ d क्या है, d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू में 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x। अब देखिए हमारे पास यही केस बन रहा है, हम लोग इस तरीके से अगर लिख दें तो ये केस नंबर 4 का फॉर्मेट दिख रहा है, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 4 इंटू में 8 साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पे e की पावर 2x को अगर अलग कर लें तो ये एक टर्म हो गई जो हमारी v होगा, और ये क्या बन गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया जो मल्टीप्लाई में है। तो हमारा ये केस
फोर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम लोगों को केस 4 के फॉर्मेट से सॉल्व करना है। तो केस के 4 का फॉर्मेट क्या बोलता है इसका सॉल्यूशन, कि जो फंक्शन ऑफ डी के राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसके d को d प्लस ए से रिप्लेस भी करेंगे, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे d प्लस 2 से। तो चलिए यही काम करते हैं, तो d को d प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे और e की पावर 2x को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और d को d प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 d प्लस 2 प्लस का 4 और इंटू में क्या बचा 8x स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा e की पावर 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 2 जा 4d माइनस का 4d, इसको अब अंदर सॉल्व कर दिया तो माइनस का 4d माइनस 8 प्लस 4, तो यहाँ क्या बचा 8x स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4d माइनस का 4d कैंसिल, ये प्लस का 4 माइनस का 8, ये सारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन कितना बचा केवल e की पावर 2x अपॉन में d स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर साइन 2x। तो pi अगर देखें तो ये तो इजी बन गया, क्यों 8 कॉमन कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया e की पावर 2x। अब 1 अपॉन d क्या होता है, d की वैल्यू होती है d बाई डी एक्स, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, और कितनी बार इंटीग्रेशन करना है 2 बार करना है, डी स्क्वायर लिखा है तो मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार करते हैं पहले डी लिख देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे किसका एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x का। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसा है, एक फंक्शन यहाँ पे है और एक फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने फंक्शन हो गए 2 फंक्शन हो गए सेम वेरिएबल के, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बाई पार्ट्स रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, तो बाई पार्ट्स रूल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 e की पावर 2x एज इट इज d, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं पहले इसको i लेट कर लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को i लेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे वैल्यू, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो i की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 2x, ताकि वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इन होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ये क्या जब u एंड v दिया हो, और आइलेट आपको पता होगा, आइलेट क्या होता है, इसे फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन को लेट करते हैं, i मतलब इनवर्स टेग्नोमेट्री फंक्शन, l मतलब लॉगरिथम फंक्शन, a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, t मतलब टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन और e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टेग्नोमेट्री प्रेजेंट है और अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, तो पहले आइलेट में a पहले आ रहा है तो मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और टेग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस होल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का dx होल का dx। तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इतना बेसिक पता ही होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 माइनस, और ये माइनस बाहर आ गया प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन बचा x cos x, सॉरी x cos 2x dx। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी कंप्लीट सॉल्यूशन मिला नहीं, और ये क्या बना फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या है फिर प्रोडक्ट में आपको अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हो, और अलजेब्रिक फंक्शन में जितनी पावर लिखी होगी उतनी बार डिफरेंस इंटीग्रेशन होता जाएगा। तो यहाँ पे दो पावर थी तो इंटीग्रेशन कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 प्लस, अब पूरा फॉर्मूला फिर इसी में लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x का, और इंटीग्रेशन करना है cos 2x का dx। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये i इज इक्वल टू चल रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस
2x अपॉन 2 प्लस ये x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन का 2 माइनस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 dx। अब आगे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 प्लस x साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x का dx। ये बचा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। तो कॉस 2x अपॉन 2 प्लस x साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का होता है ना, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये बच गया। तो हमारे पास टोटल i की वैल्यू क्या आई, i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 प्लस x साइन 2x अपॉन 2 प्लस का 1/4 cos 2x। ये आई हमारी i की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे i की वैल्यू। अभी i की वैल्यू निकली है, अब एक बार फिर से इंटीग्रेशन करने पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने i का निकाला, एक बार इंटीग्रेशन करके अभी एक और d लिखा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक और d को सॉल्व करेंगे तो अब देखिए हमारे पास pi जो होगा 8e⁻2x अपॉन में d था, तो d को हम लोगों ने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ईच टर्म का होगा, तो ईच टर्म का होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 का प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा, प्लस का इंटीग्रेशन x साइन 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन 1/4 cos 2x। ये पूरा टोटल इंटीग्रेशन होगा। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पी आई हमारे पास बचेगा बचेगा 8e⁻2x। ठीक, अब इस यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा, फिर यही इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसी पूरे मेथड से, जैसे अभी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर साइन 2x को सॉल्व किया है। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा आंसर हमारे पास बचता है 3/8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में है साइन 2x माइनस x/2 cos 2x। ये हमारा टोटल आंसर आएगा जब इस तीनों को सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन इजी है, इन दोनों में बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे और बाई पार्ट्स रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से आता भी होगा, और मैंने एक बार यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है, तो आप यहाँ पे खुद से कर लेंगे। तो ये पी आई हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए हम होमवर्क है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा 8e⁻2x 3/8 साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस x/2 cos 2x। ये आएगा। अंदर हमने इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई करा दिया। अब अंदर अगर 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पी आई आ जाएगा हमारा, या ये भी डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो ये e⁻2x यहाँ पे 3 साइन 2x बचा, माइनस का ऊपर बचेगा 2x स्क्वायर साइन 2x और माइनस का 4x cos 2x बच जाएगा। ये आ गया हमारा टोटल पी आई। ठीक, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, और CF और पी आई की वैल्यू दोनों मिल गई है। आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देते हैं, ये CF है ये पी आई है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको ये केस 4 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल मेथड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये मेथड इंपॉर्टेंट है और ये 7 नंबर के मार्क्स में आ भी जाता है कभी AKTU यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Q की वैल्यू होती है वो कोई भी फंक्शन होता है x का, कोई भी फंक्शन गिवन हो, तब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। कुछ भी फंक्शन दिया हो, वो चाहे केस 4 का हो, 5 का हो, सॉरी केस 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी केस हो, वो केस 5 से सॉल्व हो ही जाएगा। बट केस 3 और 2 में क्या होता है कि वहां पे हम लोगों को एक अलग मेथड बना दिया गया, तो वो इजी हो जाता है। अगर आप ये जर्नल मेथड से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो जर्नल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास पी आई क्या होगा 1/f ऑफ डी इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, कोई भी फंक्शन x का होगा। तब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग तब करेंगे जो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी रहेगा। फंक्शन ऑफ डी रहेगा, इसका क्या निकालेंगे, पहला लीनियर फैक्टर निकालेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं जो है स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, लीनियर फैक्टर निकालेंगे। लीनियर फैक्टर निकालेंगे, फिर स्टेप 2 क्या करेंगे। अब लीनियर फैक्टर किस टर्म में आएगा, जैसे मान लीजिए f ऑफ d लिखा है तो ये इसी में बनेगा dm-1 dm-2
तो हमारे पास इस तरीके से, तो हमारे पास पी आई क्या बनेगा नीचे में डी एम माइनस वन डी एम माइनस टू ऐसे करके, और मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब लीनियर फैक्टर आ जाता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना आता होगा। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता होगा तो आपके आई बटन पे एक लिंक दिख रही होगी, मैंने स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो अच्छे से समझाया, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, आप वहां जाके अच्छे से सीख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, a अपॉन डी माइनस एम वन प्लस बी अपॉन डी माइनस एम टू, इस तरीके के फॉर्म में। तो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, a डी माइनस एम वन प्लस बी अपॉन डी माइनस एम टू, ये पी आई निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस सी अपॉन डी माइनस एम थ्री, ऐसे ऐसे करके जितने भी दिए होंगे उतने टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और एफ ऑफ एक्स रहेगा। फिर एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी एम माइनस वन एफ ऑफ एक्स, ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा वो एम माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी माइनस एम थ्री एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जब इतना हम लोग को कर लेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू लिखा हो तो उसको हम लोग लिखते हैं ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। और यही चीज अगर डी प्लस ए इंटू क्यू लिखा होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं ई की पावर ए एक्स, सॉरी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम लोग पी आई का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वन अपॉन डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो ये वन अपॉन डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स क्या है, क्यू ही है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर माइनस एम वन एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एम वन एक्स लिख लेंगे, तो एम वन एक्स डी एक्स। फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे भी वही ई की पावर एम टू एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर माइनस एम टू एक्स डी एक्स। इस तरीके से करके हम क्या निकाल लेंगे, अपना पी आई का आंसर। ये है जर्नल मेथड। जर्नल मेथड में आप देखिए क्या क्या करेंगे, पहला काम है आपको कि लीनियर फैक्टर निकालेंगे। लीनियर फैक्टर निकालेंगे फंक्शन का, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करके आप वैल्यूज पता करेंगे ये कॉन्स्टेंट्स की, फिर उसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतने सारे काम करने पड़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल करके सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है और ये AKTU में आ चुकी है सवाल, और इम्पोर्टेंट सवाल है, ई की पावर एक्स थी। आपके कॉलेज में भी ये बताई गई होगी या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा आप। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए CF निकालना पड़ेगा। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इजी सा इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करके इसका CF खुद लिखेंगे। CF आप यहाँ पे खुद लिखेंगे, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ CF का, C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x। ये आएगा हमारा CF। आप इसको अच्छे से खुद ही निकाल सकते हैं। अब PI निकालना है। PI के लिए क्या करना है, वन अपॉन एफ ऑफ डी। मेन फोकस तो हमारा यही है कि कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही सीखना है। तो एफ ऑफ डी इंटू ई की पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ डी क्या है, पहले फंक्शन लिखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस का 2 और इंटू में ई की पावर एक्स। अब हमको क्या करना है, इसका लीनियर फैक्टर करना है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर फैक्टर अगर करेंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपॉन डी प्लस डी स्क्वायर है प्लस 3d को क्या लिख सकते हैं, 2d प्लस का d प्लस का 2 ई की पावर एक्स। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर लिखा है प्लस 2d प्लस d प्लस 2 लिखा है, तो d कॉमन लेंगे तो d प्लस 2 बन जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, d प्लस 2 ई की पावर एक्स। अब हमारा लीनियर फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस 2 और इंटू में d प्लस 1, ये लीनियर फैक्टर आ गया, इंटू में ई की पावर एक्स।
ये आ गया हमारा लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/d+2 और d+1 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो a/d+2 प्लस b/d+1। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके सीख सकते हैं, अच्छे से वहां पे मैंने सिखा दिया है। तो a और इसको आप सॉल्व करेंगे तो d+2 और d+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो d+1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b d+2 आ जाएगा, और यहाँ पे d+2 और d+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये d+2 या d+2 यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 1 = a d+1 प्लस b d+2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास इक्वेशन ये आई है, 1 = a d+1 प्लस b d+2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसको कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल लें या d की कुछ वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे d की कुछ वैल्यू रख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं लेट d = -1, बोथ साइड पुट द वैल्यू ऑफ d = -1। तो d = -1 पुट करेंगे तो LHS में तो d है ही नहीं, तो 1 रहेगा, यहाँ पे d है तो a -1 + 1 प्लस b -1 + 2, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 = b, यहाँ पे 2 + -1 हुआ तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब सेम इसी तरीके से d की वैल्यू क्या पुट कर दें, -2, d की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे RHS में फिर d नहीं है तो 1, और a -2 + 1 प्लस b -2 + 2, तो ये वाला टर्म अब फिर बार 0 हुआ। अब ये टर्म 0 हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, 1 = a की वैल्यू क्या आ गई, -a, तो a की वैल्यू क्या आई, -1, a की वैल्यू आगे जाएगी -1। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, -2 + 1 से माइनस से बचा था, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू -1 तो d+2 प्लस b की वैल्यू 1 तो d+1। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/d+1 माइनस का 1/d+2। हमने माइनस वाला टर्म अंदर ले लिया तो माइनस का 1/d+2 कर दिया, e⁻x चल ही रहा था। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/d+1 e⁻x माइनस 1/d+2 e⁻x। अब हमारे पास ये मान लेते हैं इसको P1, इसको मान लेते हैं P2। क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स ना कर दे, इसलिए हम अलग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ P1 की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, 1/d+1 e⁻x, और हमको फॉर्मूला पता है। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने बताया, ये d - a हो तब और d + a हो तो हमारे पास कौन सा है, d + a इंटू क्यू है, तो e⁻−ax q इंटू e⁻ax प्लस d। तो a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1 e⁻a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x माइनस का इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, e⁻x और e⁻ax हो जाएगा, तो e⁻x dx हो जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया फॉर्मूला पुट करने के बाद। तो हम लोग इंटीग्रेशन अच्छे से करना जानते हैं, यहाँ लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। e⁻x को t लेट कर लिया तो e⁻x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, e⁻x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, dt। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा, ये बाहर वाले इंटीग्रेशन टर्म से कोई मतलब नहीं, e⁻−x एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻x को क्या लिख किया t, तो ये बन गया e⁻t इंटू ये क्या हो जाएगा, पूरा dt हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा, e⁻−x, और e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t होता है। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, e⁻−x e⁻t की वैल्यू पुट करेंगे e⁻x, तो ये आ गया हमारा P1 की वैल्यू। अब P1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 माइनस रहने देंगे, P1 - P2 कर देंगे तो टोटल Pi निकल जाएगा। तो हम केवल P2 की वैल्यू निकालते हैं, d+2 e⁻x। अब इसको वही सेम इसी फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो हमारे के पास क्या बचेगा, e⁻−2x इंटीग्रेशन e⁻x इंटू e⁻2x dx, ये चीज बचेगी। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इजी करने के लिए यहाँ पे तो e⁻2x है तो इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, e⁻x इंटू
ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स कर देते हैं। अब लेट कर लेंगे, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी लेट करेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे दो टर्म लिखा है ई की पावर एक्स, तो उसको एक बार टी लिख देंगे। तो ई की पावर माइनस टू एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू टी डी टी हो जाएगा। देखिए ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया डी टी हो गया, और इस वाले को टी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास ई की पावर टी इंटू टी हो जाएगा। अब क्या हो गया, हमारे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका करते हैं। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो t एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t, ये फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन करना है टोटल का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी फॉर्मूला बता चुका हूं इसके पहले वाले एग्जांपल में ही, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा, dt हो जाएगा। तो फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो e की पावर माइनस टू एक्स t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर t आ जाएगा। तो अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2 माइनस टू एक्स, t की वैल्यू क्या थी e की पावर x, और इनटू में e की पावर x माइनस e की पावर x। अब देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस x कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर x, यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाता है। या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आंसर दूसरा बन जाएगा कि e की पावर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की पावर माइनस x माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, ये आ गई हमारी P2 की वैल्यू। तो टोटल P की वैल्यू क्या है, हमने क्या करा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया e की पावर माइनस टू एक्स का। तो PI टोटल क्या आ गया, P1 माइनस P2। तो P1 की वैल्यू क्या है ये, तो e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस ई की पावर x, और ब्रैकेट में e की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। ये हमारा टोटल PI आ गया। और आपको आंसर क्या, कंप्लीट आंसर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। आई होप आपको ये जर्नल मेथड भी पता चल गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आता भी है। तो ये थे हमारे पांचों केस जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के थे। अब आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको दूसरा नाम क्या है, यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरे नाम से भी आता है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर बात करें आपसे तो क्लास 12th में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाला पढ़ा था। अब फर्स्ट ईयर में आप अभी क्या पढ़े, आके nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े, d की पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n प्लस d की पावर n माइनस वन वाई डी एक्स पावर n माइनस वन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। फिर इसके साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में पढ़ा a0 a1 करके। अब यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये यूलर और कॉची जो हमारे पास मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका ऑर्डर तो बढ़ गया, बट ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट था, इन्होंने क्या किया, इस कांस्टेंट कोफिशिएंट को वेरिएबल कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया। तो यूलर कॉची इक्वेशन किसको बोलते हैं, यूलर कॉची इक्वेशन कुछ नहीं है, बस जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है उसमें जो कांस्टेंट कोफिशिएंट हुआ था उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट से हटा के इन्होंने क्या कर दिया, ये x टू द पावर n को ऐड कर दिया, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट को लगा दिया। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बस और केवल क्या है, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ में है। तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं a0 x टू द पावर n dny अपॉन dx टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन dn माइनस वन। बस इसमें ये ध्यान देना, जहां पे जो ऑर्डर का डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स लिखा रहेगा उसी के साथ में उसी वेरिएबल का उतने ऑर्डर का टर्म भी लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे n ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है तो वहां पे वेरिएबल की पावर भी क्या होगी, n होगी। यहाँ पे n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है तो उसकी पावर क्या होगी, n माइनस वन होगी। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में a0 a1 a2 तो क्या है, कांस्टेंट थे, बट x क्या है, वेरिएबल है। तो अब इसका सॉल्यूशन अगर करना है हमको यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करेंगे, हमारे पास यही x की पावर वाला लफड़ा फंस रहा था, तो हमने क्या किया, ये x इज इक्वल टू ई की पावर z लेट कर लिया, x इज इक्वल टू ई की पावर z लेट कर लिया, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, log x आ गया। और हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो कैपिटल D था
इस कैपिटल डी में देखिए जब x की वैल्यू को e की पावर z में लेट किया तो यहाँ पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, और जब x को हटा के z कर दिया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, तो इसलिए हमारा कैपिटल D जो ऑपरेटर था वो भी चेंज होके क्या हो गया, d बाई डी जेड हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो d बाई डी जेड हो गया। अब यहाँ पे अगर डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकाले, यहाँ से z इज इक्वल टू लॉग एक्स से डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया, 1/x आएगा, 1/x आ गया। अब हम लोगों को क्या करना था, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी तो हटानी है, क्यों, क्योंकि ये x टू द पावर n को तो रिप्लेस कर दिया, बट dy बाई डी एक्स बचा है, तो यहाँ पे z रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, तो वेरिएबल को डेरिवेटिव तो होना नहीं चाहिए, वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए, डेरिवेटिव्स का भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स है। अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हम dz से dz को कैंसिल कर देंगे, तो फिर से हमारा dy बाई डी एक्स बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर हमको ये पता था dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या था, 1/x था, तो यहाँ पे 1/x लिख लिया। तो 1/x लिखा जैसे ही, तो हमने क्या किया, x को उधर मल्टीप्लाई करा दिया LHS में, तो हमारे पास क्या बना, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स को हम इधर बचा LHS में, और RHS में बचा dy बाई डी जेड, और dy बाई डी जेड को हम लोग dy लिख लिए, d ऑपरेटर इंटू y में, और d को हमने बताया ही है कि dy बाई डी जेड है, तो हमारे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स को क्या बन गया, dy। तो अब हमारे पास अगर इक्वेशन में कहीं भी x dy बाई डी एक्स मिलेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल D y से, और बता देंगे कि d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d बाई डी जेड है। सेम इसी तरीके से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, कुछ नहीं किया, x 1/x dy बाई डी जेड को क्या कर दिया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स था ही, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो देखिए दोनों में प्रोडक्ट रूल लग गया, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है, तो दोनों को मैं प्रोडक्ट रूल लगा, तो -1/x स्क्वायर dy बाई डी जेड एज इट इज आ गया। पहले में 1/x को डेरिवेटिव किया हूं, दूसरे में d2y बाई डी एक्स dy बाई डी जेड का डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, d2y बाई डी जेड स्क्वायर। बट हम लोग कर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हुआ किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव होगा z का x में। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल डेरिवेटिव पढ़ा होगा, ऐसे x का रिलेट करते थे r पे, फिर u पे, और यहाँ पे t पे, और ये तीनों फंक्शन किस पे, अगर v पे रिलेट कर रहे होंगे तो x का रिलेशन v से निकालना होता था, तो ये ट्री बना के जाना पड़ता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है, y का z में किए हैं बट हमको x में करना है, तो z का x में कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वही सेम चीज किया, z का x में कर दिया तो यहाँ पे वही सेम आ गया, तो dz बाई डी एक्स फिर मिल गया, तो dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, 1/x स्क्वायर, सॉरी 1/x रख दिया, तो यहाँ पे भी बन गया 1/x स्क्वायर, यहाँ पे भी बन गया माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये x स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेके LHS में भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बनना, x स्क्वायर d2y बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस का dy बाई डी जेड, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बना है, यहाँ पे LHS में मल्टीप्लाई कराएं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस dy बाई डी जेड। और अगर देखें इसको तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y माइनस का dy, तो हमने इसको कॉमन लेके क्या बना दिया, d माइनस 1y, तो ये हो गया हमारा। जब हमारे पास क्या मिलेगा, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। सेम इसी तरीके से x क्यूब d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब मिलेगा, तो d माइनस 1 d माइनस 2 y से रिप्लेस कर देंगे, और यही x की पावर 4 d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 मिलेगा, तो d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 y से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से करते जाएंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा, अगर ये सब इक्वेशन को, ये और इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी कॉची यूलर इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में। तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों को पता ही है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन कैसे देते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI से, बस ये चीज है। और बस इसमें ये ध्यान देना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, x से चेंज होके z में चला गया, क्यों, क्योंकि d बाई डी जेड को वैल्यू क्या है, सॉरी d ऑपरेटर क्या है, d बाई डी जेड,
और आपने ये लेट किया है x इज इक्वल टू ई की पावर जेड, तो बस इसी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है। तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए रिसेंट में ही आया एग्जांपल AKTU 2022 और 23 का ही क्वेश्चन मैंने लेट किया है, और इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसी के साथ में वेरिएबल का भी पावर सेम है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक्स की पावर भी 1 है, तो दोनों ये सेम है। तो और यहाँ पे 2 को अगर डिवाइड कर दें ये तो कांस्टेंट है, तो ये x dy बाई डी एक्स बन रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू क्या है e की पावर z है, और x इज इक्वल टू e की पावर z है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और हमारा d ऑपरेटर बता देंगे क्या है d बाई डी जेड है। अब हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है पेपर में, ये पूरा कंसेप्ट हमको ये नहीं बताना है कि ये कहाँ गया, ये x dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy कैसे आ रहा है ये नहीं बताना है, बस वहां पे सॉल्यूशन कर देना है। ये चीज बता दिया, x इज इक्वल टू e की पावर z, z इज इक्वल टू log x, d इज इक्वल टू d बाई डी जेड है। अब बता देंगे वी नो दैट व्हाट वी नो दैट इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं डी माइनस 1 वाई से सिमिलरली डी इसको x dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, तो इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो d माइनस 1 y यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा प्लस 2 dy, यहाँ पे बनेगा माइनस 12 y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है e की पावर z, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये e की पावर z की पावर 3 बन जाएगी, और log x की वैल्यू क्या है z है तो ये z बन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा डी स्क्वायर माइनस का डी और वाई पूरा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे प्लस 2d माइनस 12 वाई इज इक्वल टू ई की पावर जेड, या इसको लिख लेंगे ई की पावर 3z, क्योंकि पावर की पावर क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको लिख लेंगे ई की पावर 3z, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो इसको लिख लेंगे ई की पावर 3z इंटू जेड। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, देखिए अगर इसको सही से लिखें अरेंज करके तो डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 12 y इज इक्वल टू ई की पावर 3z इंटू जेड। अब देखिए ये वही इक्वेशन बन गई, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। बस इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होके क्या हो गया है जेड हो गया, बस ये चीज हमको ध्यान देना है। अब अगर इसका सॉल्यूशन बोले तो इसका वही सेम सॉल्यूशन होगा, CF प्लस PI होगा। अब CF प्लस PI इसका निकालते हैं, तो चलिए CF निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कैसे लिखते हैं, d को m से y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू सॉरी यहाँ पे जो RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड में होता है उसकी वैल्यू 0 करने के बाद ही तो हमारे पास CF की वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म में स्प्लिटिंग का यूज कर लिया तो m प्लस 4 m प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया m प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स हमारे क्या आ गए माइनस का 4 और 3। तो हमारा CF क्या होगा, रूट रियल है डिफरेंट है, तो हमारा CF होगा C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस 4x। ठीक, ये हमारा रूट सॉरी CF आ गया। CF आ गया, PI निकालते हैं। देखिए हमारे रूट्स आ गए m इज इक्वल टू माइनस 4 और 3। अब हमको CF लिखना है, तो CF कैसे लिखेंगे, C1 e की पावर m1x लिखते थे, m1x लिखते थे कब, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कॉची और लेजेंडर अभी पढ़ेंगे आगे तो हमेशा ये ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल
जब x होता था तब हम लोग यहाँ पे e की पावर m1x लिखते थे, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, z हो गया है। यहाँ पे देखिए d की वैल्यू क्या चल रही है, d बाई डी जेड है, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर m1z प्लस c2 e की पावर m2z। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारा CF क्या होएगा, C1 e की पावर m1 की वैल्यू क्या है -4 मान लीजिए, तो -4z प्लस C2 e की पावर m2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3z हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा CF। बस यही इंपॉर्टेंट बात है कॉची और लीजेंडर में कि जो CF और PI निकालेंगे वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, उसका डायरेक्ट आंसर z में जाएगा, x में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, इसलिए अब इसको जब लास्ट आंसर लिखेंगे तब z को x में रिप्लेस करेंगे। अब PI निकालना है, तो PI का फॉर्मूला क्या होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू। तो 1/fd क्या है, ये फंक्शन ऑफ d, तो d स्क्वायर प्लस का d माइनस का 12, और q की वैल्यू क्या है e की पावर 3z इंटू z। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन सा केस बन रहा है, e की पावर ax इंटू v वाला, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है तो e की पावर z इंटू v वाला है। तो ये वाला केस बना था और इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है। कैसे सॉल्व करते थे, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ d लिखा है इसके राइट साइड में लिखा होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम लोग इसको कहाँ ले जाते थे, लेफ्ट साइड में ले जाते थे, और क्या करते थे d को d प्लस a से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे d प्लस a से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3 है। तो यही काम करेंगे। तो यहाँ पे e की पावर 3z से रिप्लेस करा, सॉरी e की पावर 3z को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और यहाँ पे नीचे ले गए, तो ये क्या आ जाएगा, d को d प्लस 3 से रिप्लेस भी करेंगे, तो d प्लस 3 से रिप्लेस किया माइनस का 12, और यहाँ पे अकेले क्या बचा z, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो e की पावर 3z अपॉन में इसको ओपन कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो d स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6d प्लस का d प्लस का 3 माइनस का 12z। तो PI इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए e की पावर 3z एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे d स्क्वायर प्लस का ये देखिए 6d और प्लस d, तो 7d हो जाएगा, तो प्लस 7d। यहाँ पे माइनस 12 लिखा है और प्लस का 12 लिखा है, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 लिखा है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, e की पावर 3z अपॉन d स्क्वायर प्लस 7d इंटू में z। तो अब हमारा टोटल PI अगर निकालना है तो देखिए अब कौन सा केस बन रहा है, e की पावर 3z कोई मतलब नहीं है, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 7d इंटू z से मतलब है। तो z क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन किस में सॉल्व करते थे, केस 3 में। केस 3 में कैसे सॉल्व करते थे, लोवेस्ट पावर डिग्री को, लोवेस्ट पावर ऑफ d को कॉमन लेते थे। लोवेस्ट पावर ऑफ d यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो क्या ले करेंगे 1 को सॉल्व करेंगे, इसको से कॉमन लेके, तो e की पावर 3z अपॉन में 7d कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस d स्क्वायर बाई 7d इंटू में z, इसको कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ एक d से एक d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, e की पावर 3z अपॉन में 7d 1 अपॉन 1 प्लस d बाई 7 इंटू में z। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले चलेंगे, तो हमको क्या करना है, इनवर्स की पावर बनाना है, तो e की पावर 3z अपॉन 7d एज इट इज रहने देंगे, और ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस d की पावर 7 की पावर माइनस 1 z। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म ओपन करेंगे, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज को ओपन करेंगे, तो कितनी टर्म को, एक ही टर्म, क्योंकि इसके अलजेब्रिक इक्वेशन की पावर क्या है 1 ही है, तो एक ही बार ओपन करेंगे एक ही टर्म को। तो e की पावर 3z एज इट इज 7d एज इट इज, अब ओपन करेंगे, ये किसका बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है d बाई 7, आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी इसलिए नहीं लिखेंगे z। अब अंदर मल्टीप्लाई करा है e की पावर 3z 7d 1 में मल्टीप्लाई करा है z, और d बाई डी जेड मतलब क्या है, d ऑपरेटर क्या है यहाँ पे d बाई डी जेड है, तो d बाई डी जेड मतलब z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बाई 7 आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, तो PI इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे 7 और 1 अपॉन जो d लिखा है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो z माइनस 1 बाई 7 को इंटीग्रेट भी करेंगे एक टाइम्स z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर 3z अपॉन 7, z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2 माइनस z बाई 7, ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ PI। अब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया PI का, तो हम लोग आंसर क्या देंगे CF प्लस PI। तो CF देखिए यहाँ पे हमारा आया था C1
ई की पावर -4z प्लस C2 ई की पावर 3z ये आया था, और पी क्या आया है प्लस का ई की पावर 3z अपॉन 7 ब्रैकेट में z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का z अपॉन 7 ये आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C1, अब देखिए z की वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा ना, हम इसमें आंसर नहीं दे सकते हैं z में, क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन लिखी थी वो x के टर्म में लिखी थी, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो हमको भी आंसर जो देंगे वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही देना पड़ेगा। तो अब हम लोग पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि z की वैल्यू क्या है, log x है, और x की वैल्यू क्या है, e की पावर z है, तो जहां e की पावर z मिलेगा वहां पे x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर z है था, तो यहाँ पे x की पावर -4 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर ही बनेगी। अभी जैसे किए थे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, C2 e की पावर x की पावर 3। ठीक, ये दोनों तो क्लियर हो गया, क्योंकि e की पावर z की पावर -4 बनेगा और e की पावर z की पावर 3 बनेगा। तो यहाँ e की पावर z को क्या रिप्लेस कीजिए, x से, तो x की पावर -4, यहाँ पे x क्यूब बन गया, तो ये चीज हो गया। प्लस यहाँ पे भी वही सेम चीज, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 7, z की वैल्यू क्या है log x, तो log x का स्क्वायर मतलब 2 log x, स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 log x अपॉन में 2 माइनस z की वैल्यू क्या है log x, ये log x का स्क्वायर है, यहाँ पे अभी देखिए ऐसे लिखा रहेंगे log x का स्क्वायर अपॉन में log x अपॉन 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर अगर देखें। अब इसको रीअरेंज करना है बस, C1 x की पावर 4 x की पावर -4 C2 x क्यूब प्लस x क्यूब बाई 7, यहाँ से log x जो है कॉमन ले लेते हैं, तो log x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा log x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 7, पे ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आंसर अगर आपको कुछ और आ रहा होगा तो आप यहाँ पे रीअरेंज कर लीजिएगा, एलसीएम ले लेके सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये था हमारा कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए सिलेबस को कवर कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं अलग अलग मेथड का यूज़ करके, तो वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ये कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पीपीटी की ज़रूरत होगी, अगर आपको ये चाहिए होगी पीपीटी, या आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत होगी, शॉर्ट नोट्स की, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ईजिली फ्री में। तो आज के लिए इतना।